नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूरा भारत पूछ रहा है आज उन लोगों से जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि किसानों की आवाज वो हैं, जो कहते हैं कि वो टिकैत है, जो कहते हैं कि वो नेता है उसके जो पूरे देश को अन्न देता है, जो कहते हैं कि वो अन्नदाता के नुमाइंदे हैं, जो कहते हैं कि 60% भारत की अर्थव्यवस्था को वो चलाते हैं। भारत का किसान चलाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। भारत का किसान पूजनीय है, कोई दो राय नहीं। लेकिन ये लोग जो भारत के किसान के नाम पे, भारत के किसानों के नाम पे पहले एक नहीं दो महिलाओं के साथ किस तरह की हरकतें हुई, घिनौनी हरकतें हुई, और अब एक व्यक्ति को जला दिया जाता है। और जब उनके नेता टिकैत से पूछा जाता है तो क्या कहते हैं टिकैत साहब? अरे दारू ही तो है, पीते हैं, देसी है, लाइन लगा के पीते हैं, हमारे रिपोर्टर को बोलते हैं। आप कानून के हिसाब से आप कानून को नहीं मानते, सरकारों को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, आपने लोकसभा को नहीं माना, राज्यसभा को नहीं माना। सरकार ने आपकी बात समझी, सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने तक इस पे स्टे लगाया, कोरोना आया, लोगों की जान गई। आप अपना आंदोलन 3 महीने पोस्टपोन नहीं कर सकते। जब मैंने पूछा, एक नहीं सभी नेताओं से, आज भी बहुत नेता हैं, वरिष्ठ नेता आएंगे, आज मनजिंदर सिंह सिरसा साहब आएंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा। पिछली बार भी मैंने बोला था, आज एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने, कि तीसरी लहर आना तय है। 6 से 8 हफ्ते में आ रही है तीसरी लहर। तो ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन? सिरसा साहब कहेंगे ये किसान हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है? और मैं इनकी बात मान लूं ये किसान है, तो फिर क्या किसानों की जिम्मेदारी किसान नेताओं की नहीं है? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कृषि कानून के विरोध में आंदोलन हो रहा है या अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है ये, और किसके शय पे हो रहा है ये सब? पूछता है भारत कि आंदोलन जीवियों के हमदर्द मुकेश की हत्या पर चुप क्यों है ये नेता? और रेप के बाद हत्या का केस, क्या आंदोलन जीवियों का यही है भेष? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, ट्रैक्टर पर चढ़कर सियासत चमकाने वाले पीड़ित परिवार से मिलेंगे या नहीं? पूछता है भारत। जैसे मेरा सब कुछ गया ना, इन लोग को सजा मिलना चाहिए। जैसा मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा क्या होगा? मेरा तो एक बच्चा है बस, और क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरा। मुकेश की पत्नी इंसाफ मांग रही है, पीड़ित परिवार एक एक आंसू का हिसाब मांग रहा है। बॉर्डर पर आंदोलन के नाम पर जुटे अपराधियों ने मुकेश को जिंदा जला दिया। मुख्य आरोपी तो पुलिस की पकड़ में आ चुका है, लेकिन बाकियों की तलाश अभी जारी है। बाई नेम जो है किरसन, जो है जींद का निवासी रहने वाला किरसन को हमने शाम को अरेस्ट कर लिया इस मुकदमे में। जो पूछताछ भी इसने बताया है कि ये शराब पी रहे थे, संदीप और ये किरसन दोनों। उसके बाद वो मुकेश भी आया, वहाँ भी शराब पी है, और उसके बाद कुछ टुट्टू में भी हुई है, और वो ड्रिंक तो उन्होंने भी की हुई थी, मुकेश ने भी, ये बात सामने आई है। तो उसने कुछ गाली वगैरह दी, तो किसान आंदोलन से संबंधित कोई बात चली। उसके ऊपर बाद में फिर ये काम जो है किरसन ने यही बताया कि मैंने जो है ये अपराध किया है। बॉर्डर पर आंदोलन जीवी कृषि कानून के विरोध में तंबू गाड़कर बैठे हुए हैं। आंदोलन की जिद में ये सारी हदें पार करते जा रहे हैं। पहले रेप का मामला सामने आया, और अब 4 आंदोलन जीवियों ने कसार गांव के मुकेश की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। आंदोलन के नाम पर टेंट में अराजकता का क्या आलम है, यह भी देश को जानना बेहद जरूरी है। किसी में शराब की एक में भी देसी बोतल के अलावा दूसरी बोतल नहीं थी, सारी दो देसी बोतल। मेरे गांव में किसान नेता या कोई किसानों का कोई मोर्चा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना आए। अगर आएगा तो मेरा भाईचारा खराब होगा, और वे जो आएगा वो अपना स्वयं जिम्मेवार होगा या प्रशासन जिम्मेवार होगा। मुकेश के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हजारों आवाजें उठ रही हैं।
लेकिन आंदोलन जीवियों के हमदर्दों को परिवार का दर्द दिखाई नहीं देता। इन लोगों को किसान के ट्रैक्टर पर चढ़कर सियासत तो चमकानी है, लेकिन जब बात उनके दर्द बांटने की होती है तो ऐसे लोग सियासी नफे नुकसान का हिसाब लगाने लगते हैं। लेकिन आज सवाल उन आंदोलन जीवियों और उनके समर्थकों से है जो विरोध का झंडा गाड़कर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को बताना होगा कि मुकेश की हत्या का जिम्मेदार कौन है। पूछता है भारत, पूछता है भारत। जिस किसान का मान सम्मान उसका ट्रैक्टर होता है, ऐसे किसानों को जलाया जा रहा है। ऐसे किसानों की भाइयों की बहनों के साथ क्या क्या हरकतें हो रही हैं, और जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो चुप हैं। कैसे? सवाल क्यों नहीं उठाया चौधरी साहब? मेरे साथ पूरे पैनल है, बीजेपी की सांसद हैं, अपराजिता सारंगी वरिष्ठ नेत्री हैं। मैं आपसे सरकार का भी जानना चाहता हूं कि सरकार ये क्यों होने दे रही है। अपराजिता जी, क्या सरकार चाहती है कि ये लोग अपने आप को सेल्फ एक्सपोज करें, लेकिन इनको एक्सपोज होने के चक्कर में आप ये हरकतें होने दे रही हैं? आपके ऊपर भी सवाल है। आज रमनीक मान साहब हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, प्रीतपाल बालीवाल हैं, भूपेंद्र सिंह रावत हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूं रमनीक मान और मनजिंदर सिंह सिरसा के पास, उसके बाद मैं आ रहा हूं सांसद महोदय आपके पास। सिरसा साहब, जब आप पिछली बार आए थे हमने इस पर बहस की थी। मैंने कहा था कि किसान बिल पर नहीं, किसान बिल पर आपका पक्ष कुछ और, सरकार का पक्ष कुछ और हो सकता है। कोविड पे आपका, मेरा, रमनीक मान और सरकार का पक्ष एक है कि जान बचानी है। आपको तो खुद कोविड हो चुका है, आप तो खुद भुगतभोगी हैं, मेरे को बताया गया था। आप तो खुद इस जानलेवा बीमारी को हरा के आप आए हैं। तो सिरसा साहब, ऐसे में दोबारा मैं शुरुआत इस डिबेट की इससे कर रहा हूं, ये सब चीजें हो रही है ना, रेप हो रहा है, लोगों को जलाया जा रहा है, इस सब से ऊपर एक सवाल आज भी है कोविड। रणदीप गुलेरिया ने कहा है तीसरी वेव आ रही है 6 से 8 हफ्तों में, और आपकी लैंग्वेज में अपने किसान भाइयों की जान आप कैसे बचाएंगे? सिरसा साहब, आपके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है, दारोमदार आपका भी है। सिरसा साहब बताएं। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पर रणदीप गुलेरिया ने जो कहा है, मुझे लगता है वो सरकार ने भी जरूर सुना होगा, खाली किसानों को तो नहीं कहा। तो सरकार को वो तीनों कानून रद्द कर देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से ही उनके ऊपर स्टे लगा रखा है, तो किसी काम तो कानून आ ही नहीं रहे। जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हो जाएगा, किसानों के घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी, किसान मालो माल हो जाएगा, तो कानून तो वो तीनों किसी काम आ ही नहीं रहे। जब नहीं आ रहे तो कम से कम जिनकी गाड़ियां उनकी तो मत छीनो, जिनके ट्रैक्टर हैं उनको तो मत छीनो। तो अच्छी बात है कि सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द कर दे और कहे कि जब तक किसान भाइयों के साथ बैठकर दोबारा से नए कानून बनाएंगे, जो किसानों के हक में होंगे ऐसे कानून बनाएंगे, जो पूंजीपतियों के खिलाफ होंगे ऐसे कानून बनाएंगे, जिससे देश का किसान खुशहाल हो ऐसे कानून बनाएंगे। और तब तक, क्योंकि कोविड की महामारी भी है, तो सरकार को मैं समझता हूँ बड़ी जिम्मेवारी दिखानी चाहिए। ये वक्त है आज जिम्मेवारी का दिखाने का, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसमें जरूर एक पुख्ता कदम उठाएगी और जिम्मेवारी समझते हुए इन कानूनों को रद्द करके किसानों को भी राहत देगी और इस बीमारी से बचने का रास्ता निकालेगी। मुझे बहुत उम्मीद है। बाकी तो अब देखिए, सरकार के ऊपर सरकार बड़ी है और उन्होंने सोचना है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं। सिरसा साहब, आपने सब कुछ बोला। सिरसा साहब, आपने कहा सरकार की, आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, आप अकाली दल के नेता तो हैं ही हैं, लेकिन आपने आगे बढ़कर इस आंदोलन को समर्थन दिया, और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने वो शब्द मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, डुअल फेज नहीं हुए कि पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, आपने खुल के सपोर्ट किया है। तो ऐसे में मैं कह रहा हूं, नई गाड़ियां नहीं आ रही, लोगों की जान तो बची रहेगी ना। 2 महीने बाद कर दीजिएगा। मैंने पहले भी ये पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया था इसका पिछली डिबेट में। मैं आज भी पूछ रहा हूं सिरसा साहब, अगर 60 दिन बाद 90 दिन बाद आ जाएंगे दोबारा, आप खाली किसानों को ही बात नहीं, मैं उनसे, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो उन्हीं से पूछूंगा ना कि भाई साहब, तो सरकार से पूछिए। सरकार ने 18 महीने तक कुछ नहीं होगा। सिरसा साहब, 18 महीने तक आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप तो जानते हैं। सरकार ने नहीं किया। आप नहीं, 18 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। 18 महीने तक आपको पता है, कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, इनको लागू नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो 18 महीने तक किसान सुरक्षित है आपकी भाषा में। तो 18 महीने में से मैं 2 महीने मांग रहा हूं किसानों की, उनके भाइयों के लिए, उनके परिवारों की जिंदगी के लिए। 2 महीने बाद आ जाना। अगर ये नेता 2 महीने बाद आके आंदोलन कर लेंगे, क्या नुकसान होगा आप बता दीजिए? सिर्फ 2 महीने बाद आ जाए तो। सिरसा साहब, क्योंकि
क्योंकि सरकार इसी सोच के साथ कानून लाई कि कोविड में कानून लाएंगे और किसान या कोई इस पे आंदोलन नहीं कर पाएगा, ये पर्पस ही उनका था। वरना क्या हो जाता अगर 2 महीने बाद कानून सिरसा साहब, अगर 2 महीने बाद सरकार के क्या हो जाता सिरसा साहब आज। लेकिन मैं मनजिंदर सिंह सिरसा से बात कर रहा हूं, बात तो सुनिए ना, जो अकाली दल की नहीं सिरसा साहब दार जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਿष्ठ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾर्टनर ਹੈ शिव सेना ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। मैं ये नहीं कह रहा कि ताड़े आपके नेताओं ने क्या कहा है, अब बीजेपी के नेताओं ने पहले क्या कहा, नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। किसी को पता था क्या कि कोविड की हालत हो जाएगी? आप भी जानते हैं, आप भी सरकार में थे, आपकी नेत्री खुद थी, बीबा हरसिमरत कौर बादल खुद थी, उनको पता था क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, किसी को नहीं पता था। लेकिन अब जब हो चुका है रमनीक मान साहब, तो सिरसा साहब ने जो बोला वो बोला। मान साहब आप मुझे बताइए, रमनीक मान अगर 2 महीने बाद आए, देखो ऐश्वर्य, हाँ बताइए मान साहब। ऐश्वर्य ऐसा है हाँ। कि सिरसा साहब का तो मैं इनको बहुत महीनों से सुन रहा हूं, इनका रटा रटाया बयान है। इनको कोविड से कोई मतलब नहीं है, इनको वहां पे होने वाली घटनाओं से कोई मतलब नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, लोगों को तेल जला के मारा जा रहा है, उनको चाकू से घोंप के मारा जा रहा है, या वहां पे जिस प्रकार के 377 की घटनाएं हो रही हैं, पेड़ के पीछे, नाले के आड़ में, चद्दर के नीचे क्या हो रहा है वहां पे सब पता है हमारे को। आपको पता है, ये बातें कहने की नहीं है, मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूं। अब जो आप इनसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं जिसका ये सीधा जवाब नहीं दे रहे, उसका कारण ये है कि पंजाब में चुनाव है। और मनजिंदर सिंह सिरसा जी से जब आप पूछ रहे हैं कि आप सिरसा साहब बन के जवाब दीजिए, आप अकाली दल के नेता जब बन के जवाब ना दीजिए, तो ये कैरेक्टर से बाहर नहीं आएंगे। ना ये कैरेक्टर से बाहर आएंगे, ना राकेश बालियान कैरेक्टर से बाहर आएगा, ना गुरनाम चलूनी कैरेक्टर से बाहर आएगा। इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं और उनकी आर्थिक मजबूरियां हैं। उनको पैसा मिलता है इस आंदोलन को चलाने के लिए। उनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए आप राकेश बालियान का। वो पैसे लेके आंदोलन पे बैठते, पैसे लेके आंदोलन से उठते हैं। अब आप इनको अगर आप नैतिकता सिखाएंगे या नैतिक बात करेंगे, इनको समझ में नहीं आएगी। इनको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा सरकार बोल नहीं रही, इनको जो भाषा समझ में आती है वो पैसा इनको दिया नहीं जा रहा, ये वहां से उठेंगे नहीं। ये बीमारी है। और अगर आप ये समझे कि इनका ये आंदोलन शुद्ध और सात्विक आंदोलन है और ये 2 महीने बाद दोबारा इसी संख्या में, इसी जोश से आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। उसका कारण है 2 महीने 3 महीने के बाद पंजाब और यूपी का इलेक्शन जो है वो अपने उफान पे आ जाएगा। ये लोग वहां पे अपना इलेक्शन लड़ेंगे या बॉर्डर पे बैठेंगे। यहां पे तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक माहौल तैयार कर रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार कर लिया है। इस इकोसिस्टम के अंदर जो क्रिमिनल लोग हैं, इस इकोसिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग हैं, वो लोग सब वहां पे आके बैठे हुए हैं। तो इस इकोसिस्टम को तोड़ने की बात आप जब करेंगे, मैं जब करूंगा, सरकार जब करेगी, ये डिसएग्री करेंगे। और आपने इतनी अच्छी बात शुरू में पूछी है, आपने कहा जब 18 महीनों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों पर रोक लगा दी, जब कानून ही नहीं है तो आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं? और बात करने की बात है तो उसके ऊपर 22 जनवरी को सरकार ने इनको प्रपोजल दिया है कि 22 जनवरी का प्रपोजल यह कहता है कि साहब आप आइए, समिति के अंदर आइए, बैठिए, और जो आपके इसके अंदर सुझाव है, जो बदलाव है, जो इसके अंदर आप चाहते हैं तब्दीलियां की जाए, वो कर लीजिए। अब ये उत्तर आता है कि साहब अगर इसके अंदर कमियां हैं तो खत्म क्यों ना कर दिया जाए। तो भारत के संविधान के अंदर कितने संशोधन हुए, तो क्या संविधान उठा के फेंक दें क्या? ये ऐसा नहीं होता है। ये इनको समझना चाहिए कि वहां की बहन, बेटियां, बहुएं, और अब लोग भी परेशान हैं। अब इसके अंदर एक एंगल मैं बता देता हूं, संदीप गिरफ्तार हो गया बाय द वे। आपने अपने प्रोमो में बताया केवल कृष्ण, संदीप भी गिरफ्तार हो गया, दूसरा आदमी गिरफ्तार। इसके अंदर एक एंगल और निकल के आ रहा है, उस एंगल की चर्चा नहीं की जा रही। उसके ऊपर जब तेल डाल के जलाया, शराब पी के, उसको बोला अरे ब्राह्मणों की आहुति देनी चाहिए, इसके अंदर तो सिर्फ सरदार और जाट है, ब्राह्मणों की आहुति देनी चाहिए। और अगर वो अपनी स्टेटमेंट ना देता, वो जिंदा ना रहता बयान करने के लिए, तो कहते कि देखिए हमारे एक ब्राह्मण भाई ने भी वहां पे आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। और उसी कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल रहे, जिस बात की मैं आपको बता रहा था कि ये जो कामरेड है, ये कम्युनिस्टों की विचारधारा से जुड़ गए लोग, इनकी संवेदनाएं खत्म हो गई है। एक व्यक्ति मर जाता है, उसको मार दिया जाता है, जी आ रहा हूं, सांसद महोदय आ रहा हूं। उसके बाद ये लोग कहते हैं, सिर्फ एक उसके बाद ये लोग कहते हैं कि मान साहब मैंने आपकी बात सुनी, उसने आत्महत्या। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी आ रहा हूं, चौधरी साहब एक मिनट। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आपके पीछे चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर रखी है। चौधरी साहब ने, है ना, किसानों के, गरीबों के सबसे बड़े नेता है ना आज तक के, चौधरी चरण सिंह। आप मानते हैं? मैं तो मानता हूं, मैंने पढ़ा है उनकी राजनीति को। आप मुझे ये बताइए, क्या चौधरी चरण सिंह अगर आज होते तो क्या वो किसी भी किसान की अगर जान पे आ रही है और वहां पे ऐसे आंदोलन में एक नहीं 2-2 महिलाओं के साथ, चौधरी साहब क्या हुआ, और एक व्यक्ति को जला दिया जाता है, उसके बाद भी कोविड सर पे है, तीसरी लहर आ रही है,
लेकिन 18 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने बंद लगाया हुआ है। पुष्पेन जी, इसको आप कैसे समझाएंगे जनता को कि हमने आंदोलन इसलिए नहीं स्थगित किया क्योंकि राजनीतिक फायदे हो सकते थे उसके? मैंने इसलिए आपको बोला कि आपके पीछे चौधरी चरण सिंह जी की फोटो है, क्योंकि जब आप जवाब दें तो आपके जहन में यह होना चाहिए कि आप उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की। चौधरी पुष्पेन जी बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, जिस प्रकार अनइंटरप्टेड रूप से आपने मान साहब को बोलने आप दिया, भी बोलिए ना, सिरसा साहब ने भी बोला था, आप भी बोलिए। सिरसा साहब को बोलने नहीं दिया, एक भी सेंटेंस सिरसा क्या साहब बात कर रहे कंप्लीट हैं नहीं आप? अच्छा, आप मुझे बोलिए। आशा है कि मुझे दोबारा आऊंगा सिरसा साहब के थोड़ा सा मिल जाएगा। बोलिए बोलिए। देखिए, जहां तक जो किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन लंबे समय से, रिकॉर्ड समय से जो है इस देश में यहाँ पर हो रहा है। इसकी कुछ मांगे हैं, एक कानूनों को निरस्त करना और दूसरा एमएसपी की लीगल गारंटी बनाना। दोनों ही मांगों पर यदि आज ही सरकार मान जाए तो ये सब अपने घर चले जाएंगे। अपने घर से निकल के टेंट में रहना, आंधी तूफान बरसात और तरह तरह के आरोप जो कई मीडिया वाले और सरकार लगाते हैं उनको झेलना, इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए। अब मैं आता हूँ ये घटना के ऊपर। इस विषय में जो आपके सम्मानित पत्रकार गौरव जी हैं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम के लिए, मैंने उनके मोबाइल पे भेज दिया है। उस व्यक्ति का जो डाइंग स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट है, उसकी वीडियो है, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया मैं यहाँ अपनी घरेलू परेशानियों वजह से यहाँ आ गया था और मैंने जो तेल छिड़क के अपने ऊपर आग लगा दी और उसको बचाने का काम किसानों ने उल्टे किया है। उस चीज को ना दिखा करके आप कह रहे हैं उन्होंने कर दिया और आपने निष्कर्ष भी निकाल दिया। सम्मानित पत्रकार और सम्मानित चैनल के लिए चौधरी पुष्पेन जी, आपने देना बिना किसी चौधरी पुष्पेन जी, आपने उनके परिवार को सुना है? चौधरी पुष्पेन जी, आपने उनके परिवार को सुना है? मैं कह रहा हूं, जब मैंने खुद पीड़ित जो है, जो मृतक हैं, उनकी वीडियो आई है, वो मैंने भेज दी। एक सेकंड मान साहब, एक मिनट। आप सांसद महोदय, आप सुन रही हैं? नहीं यही हो पुष्पेन जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी साथी अनुपमा को सुने। अब मेरी साथी अनुपमा इस समय परिवार के साथ है। सिरसा साहब प्लीज सुनिएगा। एंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपराजिता सारंगी जी से भी। सांसद महोदय प्लीज सुनिए। अनुपमा, आप इस समय उस परिवार के साथ हैं। ओवर टू यू, आप बात कीजिए और बताइए असलियत क्या है। पूरा पैनल सुन रहा है, 5 मिनट आपके पास है, बोलिए अनुपमा। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ हम मौजूद है, सुबह से मौजूद है। ये जो दर्द है, ये जो आंसू छलक रहे हैं, वो बार बार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो है मुकेश की मां मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी माता जी हैं कि आखिर आगे जो है उनकी क्या कुछ मांग है। आंटी जी, सबसे पहले जो है ये बताइए कि आगे जो है आपकी क्या कुछ मांग है? मेरे बालका का रोजगार होना चाहिए, छोरे ने 18 साल बाद नौकरी मिलनी चाहिए और मारा नहीं होना चाहिए, जो नमक वो करे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ईश्वरी, देखिए क्योंकि परिवार की इस वक्त स्थिति ये नहीं है कि कोई जो है बातचीत कर पाए। मुकेश की पत्नी रेणु देवी भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने सबसे पहले ये आरोप लगाया था उनको अगर बोलना चाहें तभी है और साजिशन हत्या की गई है। बिल्कुल रेणु देवी, आपने क्योंकि लगातार ये बात कही है, आप आरोप भी लगा रही थी कि साजिश के तहत जो है हत्या की गई, क्या कुछ नहीं। वो शाम को 5 बजे गए थे वहाँ पर घूमने के लिए, कह रहे थे 8 बजे मैं आ जाऊंगा वहाँ से। मैं इतना खाना बना करके इंतज़ार करती रही, 9 बज गया। फिर मेरी माँ आई, बोली अब तक वो आया ना। मैं कहीं ना ही बना आया, मम्मी फ़ोन भी बटुआ भी सब कुछ अड़े रख के जा रहा है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर पाछे गांव का कोई देखा तो बताया इन लोग से, मेरे देवर लोग से। फिर इन लोग गाड़ी लेके भागते गए वहाँ पर। आप लोगों के बीच में कोई मतभेद था? क्योंकि राकेश टिकैत भी लगातार सुबह से कह रहे कि पति पत्नी का विवाद था, इसीलिए आत्महत्या कर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो ठीक ठाक करती गया था, कुछ भी नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये झूठा इल्जाम इन लोग लगा रहे हैं, ये झूठा कर रहे हैं। उन लोग को जलाकर मार दिए, एक तो पेट्रोल छिटका, दूसरा माचिस लगा दिया, उसको बहुत बुरी तरीके जला दिया। बस परेशान मत कीजिए अनुपमा। उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार समझ लेते हैं कि क्योंकि सुबह से जो है ये लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार से जो है हम कुछ चाहते हैं आगे। अब आप लोगों के आगे जो है क्या कुछ मांग है? मैडम, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले से तो जिन्होंने ये जुर्म किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और दूसरा हमारा जो परिवार है, हमारी इनकम का स्रोत था हमारा भाई। इस परिवार को भविष्य में इस बच्चे के लिए
एक सरकारी नौकरी की हम सरकार से अपनी अर्जी करते हैं और हमारे परिवार को भविष्य में सुरक्षा दी जाए और हमारे परिवार का आगे पालन पोषण अच्छे तरीके से। चौधरी पुष्पेन जी, सुना साजिश के तहत किया गया, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि अनुपमा आप रहिए वहां पे, मैं चाहता नहीं कि ज्यादा हम लोग परिवार को परेशान करें, लेकिन चौधरी पुष्पेन जी आपने सुना, मां भी कह रही है, और मैं जा रहा हूं सांसद महोदया के पास। चौधरी बीरेन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं सर, सबके पास आ रहा हूं। सिरसा साहब भी बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं सांसद महोदया से पूछना चाहता हूं। एक सेंटेंस बोल लूंगा। नहीं पुष्पेन जी, हाँ बोल लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, आपने उनकी धर्मपत्नी को सुना, आपने उनकी माँ को सुना? मैंने सुन लिया, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है। फिर भी मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से, यदि कोई किसी किस्म का भी अन्याय इनके साथ हुआ है या कोई घटना किसानों के नेता जा रहा है, मैं कह रहा हूँ इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। आप मुझे इतना बता दीजिए, अगर चौधरी चरण सिंह, कोई आपत्ति नहीं है, अगर चौधरी साहब होते, चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर आपके पीछे है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर चौधरी चरण सिंह जी ये सुनते कि एक किसान की मां और किसान की बीवी किससे गुजर रही है, तो क्या करते? आप बताइए मेरे को सिर्फ। देखिए, मैंने नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सोचिए, मैं आऊंगा आपके पास। सांसद महोदया, सर, व्हाई इज द गवर्नमेंट अलाउइंग दिस? सरकार क्यों अलाउ कर रही है? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं। सरकार चाह रही है कि वहां पे मतलब एनार्की हो जाए, लोग किसी को जला देता है, किसी की भी गलती हो, मैम कैसे अलाउ कर रही है सरकार? ये एक नहीं, दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म और एक व्यक्ति को जला दिया जाता है। व्हाई इज द गवर्नमेंट अलाउइंग दिस? बिल्कुल सही ऐश्वर्या जी, मैं देश की भावनाओं को समझ सकती हूं। मैं सांसद हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं जी। ये सारे आंदोलनजीवी असामाजिक तत्व हैं, और अगर मैं कहूं कि सिकरी बॉर्डर पर असामाजिक तत्वों का समागम है तो अत्युक्ति नहीं होगी। बंगाल की युवती के साथ इन्होंने रेप किया और उसके बाद विदेशी युवती के साथ छेड़खानी की, खुलकर कह रहे हैं कि हम शराब पीते हैं और पीते रहेंगे, और आज इस तरह की हत्या हुई, जघन्य अपराध हुआ है। कुछ समय पहले हम सबने आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भी सुना है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी को सुना, उन्होंने भी वही कहा जो मैंने अभी कुछ समय पहले आप सबको कहा। हम सब हतप्रभ हैं। देखिए, इस सरकार हतप्रभ नहीं हो सकती है मैम, होगा। मैं सबसे गुजारिश अपराजिता जी, विपक्ष अगर ये कहे तो मैं सुन सकता हूँ। आपने कहा तो मुझे नहीं, अपराजिता जी, सरकार के पास शक्ति है, सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेशन है। अपराजिता जी, आपको रोक रहा हूं, आप सांसद हैं, आप जानती हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑपोजिशन एंड देन द ट्रेजरी बेंचेस। सॉरी, मैं इंग्लिश बोल गया, मतलब आप मेरी बात समझिए। अपराजिता जी, सरकार अगर ये कहे ना कि हम हतप्रभ है, नहीं हो सकता। सरकार ये कहेगी कि मैं एक्शन लूंगी, सरकार कहेगी कि मैं 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर जिन्होंने ये किया है उनको जेल में डालूंगी, उनके खिलाफ एक्शन लूंगी। हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को साथ में आके करना पड़ेगा। जी, आप बोले या मैं बोलूं तय आपको नहीं, प्लीज आप बोलिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये मत बोलिए सिर्फ, मैम आप ये मत बोलिए कि आप सिर्फ, मतलब आप बोलिए एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे आप बोलने दें, जी प्लीज बोलिए, बोलने दें मुझे, बोलिए मैम, आप मुझे बोलने दें जी। मैं जरूर बोलूंगी कि हम हतप्रभ हैं। ये लोग खुद को किसान बताते थे, कुछ चंद नेता हैं जो खुद को किसान कह रहे थे। आज भी आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, इसके अलावा रद्द करना है, इसकी गुजारिश लेकर ना आए किसान बंधु, आकर हमें कहें कि बिंदुवार चर्चा करनी है, किस बिंदु पर, किस प्रावधान पर उन्हें असुविधा है, हमारे साथ बातचीत करें। 11 दौर की बातचीत हो गई, हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ही नहीं उठता है इन किसान कानूनों को रद्द करने का। हम सब जानते हैं इसके बाद क्या हुआ, एमएसपी भी बढ़ी है, और जिस तरह हमने प्रोक्योरमेंट किया और जिस तरह 1,45,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के अकाउंट में गए, आप सबको मालूम है। और देखिए, मैं आप सबको बता दूं ऐश्वर्या जी, आपके मन में जो है और जो देशवासियों के मन में, उसके विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, बहुत ही दुखद वक्त है अभी। भारत एक लोकतंत्र है और हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और जब शासन चलाया जाता है, देखिए मैं प्रशासन से 24 साल तक जुड़ी थी, आई वाज एन आईएएस ऑफिसर जी, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं। संयम, संतुलन और परिपक्वता के साथ हमें शासन चलाना पड़ता है। लेकिन अभी जो स्थिति है, जैसा कि मैंने कहा, असामाजिक तत्व हैं सिकरी बॉर्डर पर,
और मैं आपको कह दूं, हरियाणा के सीएम को भी हमने सुना, हम निश्चित तौर पर जो भी करना है करेंगे। लक्ष्मण रेखा के बाहर कोई नहीं जा सकता है। जो भी हो, देश के कानून के ऊपर कोई नहीं जा सकता है। तरीका होता है अपनी बात रखने का, लेकिन इस चौधरी बीरेन्द्र सिंह, चौधरी पुष्पेंद्र इस तरह का प्रदर्शन करना और असामाजिक व्यवहार करना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैम, मैं आपकी बात समझा, दोबारा आ रहा हूं आपके पास, लेकिन चौधरी बीरेन्द्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जी काम किया जाएगा, काम किया जाएगा। चौधरी बीरेन्द्र सिंह, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, एक एक करके। सिरसा साहब आ रहा हूं जी। ऐश्वर्या जी बोलिए चौधरी साहब। ये जो है, मैं पहले मान साहब का धन्यवाद कर दूं, उन्होंने राकेश का सही नाम लिया, राकेश बालियान, में बहुत धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने सही नाम कहा। आगे तीसरी लहर रोकने के लिए देश तैयार है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली वार्निंग आ रही है, देश तैयार है, आंदोलन जी भी तैयार है, क्योंकि ये बक्कल उतारने वाले लोग हैं, ये लाल किले की बेइज्जती करने वाले लोग हैं, ये हर कानून के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। जब सरकार ने संशोधन स्वीकार किए, इनके सरकार की इनकी बात हुई, इनके कुछ संशोधन थे स्वीकार किए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने के लिए स्टे कर दिया। इन्हें सब्र नहीं है। क्यों सब्र नहीं है? सब्र इसलिए नहीं है कि इनका कोई कुछ लगता नहीं है। देसी किसान मूल रूप से अपने हाथ की रोटी उतार के देने वाला, अपने तन का कपड़ा उतार के देने वाला, दूसरे की छीनने वाला, दूसरे की हुर्मती करने वाला, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला, किसी को फूकने वाला, अपने बात बनाने के लिए किसी में आग लगाने वाला किसान नहीं हो सकता। मान्यवर, एक बात गौर से सुन लीजिए, ये जो नेता बैठे हैं आंदोलन के समर्थक, ये नेता रात को धरनों पे क्यों नहीं रहते? ये अपने आप तो रहेंगे बढ़िया इसमें फैसिलिटी में, और औरों की बात करेंगे और गरीब गुरबे को आगे रहेंगे। वहां रहो ना रात को, वहां मेकअप का चांस नहीं है, वहां ना बालदाई होते, ना वहां कपड़े प्रेस होते। आंदोलन हम दिन कर रखे हैं, 600 दिन जेलों में काट रखे हैं, समाज भी नहीं है, वैसे ही नहीं कर रहे। ये जो है, एक बात है, आंदोलन तुरंत स्थगित करना चाहिए। और मैं एक बात और साफ कर दूं, बोलिए। मान साहब पूछ रहे थे कुछ, मान साहब कुछ कह रहे थे, चौधरी चरण सिंह हर प्रकार के आंदोलन के खिलाफ थे, अपने जीवन में कोई आंदोलन नहीं किया। जब इमरजेंसी में जेल गए, लोग गए मिलने के हम आंदोलन, उन्होंने मना कर दिया था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब भी कोई आंदोलन छोटी से उतरता था, तुरंत कॉल ऑफ करते थे। ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की भावनाओं के खिलाफ, चौधरी चरण सिंह की भावनाओं के खिलाफ। मैं एक बात और बता दूं, ये मान्यवर, अगर ये दिखाई दे रहा हो कागज, ये कागज है जो दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेटमेंट है, पेमेंट स्टेटमेंट। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, ये जो राकेश है इसके भाइयों का 30 लाख का गन्ना गया, 18 लाख का पेमेंट आया, 18 लाख से कुछ ज्यादा का। ये किसने पेमेंट लिया? राकेश तो 7 महीने से घर नहीं आया। ये कौन पेमेंट काट रहा? ये किसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही? ये अपने आप इस काम को करें, दूसरों को मना करें, अपने आप को झटझट बतावें, दूसरे को कहने लगे शुगर हो रही तू ना खाइए। भूपेन्द्र सिंह रावत, तो कुछ फार्मूला है। भूपेन्द्र सिंह रावत जी, भूपेन्द्र सिंह रावत जी, एक बात पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं, एक सेकंड। चौधरी भूपेन्द्र सिंह रावत जी, चौधरी साहब, सिरसा साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, सिर्फ एक सेकंड, रावत जी बोले नहीं है अभी तक। भूपेन्द्र सिंह रावत जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के, आप बताइए ना मेरे को, किसानों की जान जरूरी है, अगर 2 महीने बात करेंगे तो क्या होगा? दूसरी बात, वहां पे उस किसान के साथ जो हुआ, उस व्यक्ति के साथ जो हुआ है, उसकी मदद करेगा कोई भी किसान संगठन? उसकी मदद के लिए आगे आएगा? आपने उनकी माताजी को सुना, आपने उनकी धर्मपत्नी को सुना। रावत साहब बोलिए। बहुत दुखद है किसी का भी आत्महत्या करना, वो मुकेश का आत्महत्या? किसने कहा आत्महत्या? जो हालात हैं, किसने कहा आत्महत्या? रावत साहब, आत्महत्या कानून है, आप कानून है, नहीं सुनो, आप कानून है, ऐसे कैसे? एक मिनट, पुलिस करेगी ना? नहीं, ये मान साहब, उनका पहले सुनो, पहले आप बोलो नहीं आत्महत्या, पहले आप नहीं, मैं कह रहा हूं बहुत पहले आप दुखद है, गलत शब्दावली मत यूज करो। रावत साहब सुनिए, देखिए, आप उनका रावत साहब सुनो, इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखिए, आप ये मत बोलिए कि आत्महत्या है। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूं, निष्पक्ष, एक मिनट, बहुत दुखद है। हाँ। मुकेश की मौत बहुत दुखद है। मैं एक बात पहले सुनो। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं 2 महीने के लिए टाल देने का, हेलो, आप 2 महीने टालने की जो बात कर रहे हैं,
9,851 मामले 5 जून 2020 को नए आए थे। नए मामले 9,851 उस दिन आए थे जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार, भैया थोड़ा मुझे सुनो, इनका थोड़ा नीचे करो, 9,851 नए मामले आए थे जिस दिन अध्यादेश ला करके इन 3 काले कानूनों को लाया गया। आप समझ रहे हैं? यहां से सुनिए, एक मिनट थोड़ा सुनो भैया। अरे भाई जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे, सुनो। हेलो भैया थोड़ा सुनो। सुनी तो रहे रावत साहब, और थोड़ा क्या कर रहे हैं? सुनो। मैं तो चुप हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 जून 2020 को जिस दिन ये कानून लाया गया, 3 काले कानून के लिए अध्यादेश, उस दिन 9,851 नए मामले कोरोना के आए थे। तब क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को इतना समझ नहीं थी कि कोरोना काल में जब हमारे देश के अदालतों पर ताले लगे हुए थे, सरकार तालों में बंद थी, उद्योग और व्यापार पर ताले थे, बैंकों पर ताले थे, शेयर बाजार में ताले लगे हुए थे, होटल और रेल और ऐसे नहीं जहाज होता। आप ताले गलत में देखिए, बंद आप थी। गलत लाइन जब पे जा हमारे रहे हैं। कहां देश को शेयर जिंदा बाजार रखने पहुंच वाले गए? किसानों को लूटने के लिए वहां पे महिलाओं के साथ हो रहा है। आप कह रहे हैं वो किसान है। रमनीक मान, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, रमनीक मान बालियाल साहब, नहीं, रमनीक मान सिरसा साहब, एक सेकेंड। नहीं, रावत साहब, आप जानबूझ के राइट लेफ्ट जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। रमनीक मान सिरसा साहब, रमनीक मान बोलिए, फिर सिरसा साहब। हाँ बोलिए। रावत साहब, वार्ड नंबर 26 विजय विहार में आपको कितने वोट पड़े थे मुझे पता है। ये नेतागिरी मत करो, पहले बात सुनो ध्यान से। आपको मौत, मर्डर और आत्महत्या में फर्क नहीं पता। सुनो एक मिनट मेरी बात को, ये बात में करना आप। और यहाँ पे जो नेतागिरी के लालच में बैठे हैं, यहाँ पे जो अपनी लीडरी चमकाने के लालच में बैठे हैं, जो मौत की फसल तैयार कर रहे हो, ये तीसरी लेयर आ रही है। सुनो, विजय विहार के 26 नंबर वार्ड के प्रत्याशी, आप जनता रमनीक मान पे लड़े थे। ऑन द इशू आ जाते हैं, टॉपिक पे। आप शांत रहिए। महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, किसान नेताओं ने क्या किया? सुनिए रमनीक मान, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, इन नेताओं ने क्या किया? और अपना मोबाइल घर में रख के जाता है। रावत साहब रुकिए, इन्होंने रावत साहब उसकी मां को आप बताएंगे जाके। रावत साहब, नहीं एक सेकंड, रावत साहब, भूपेंद्र रावत कहते उस व्यक्ति की माता को आप बताएंगे कि उसका मोबाइल घर पे रख के जाना उसका जुर्म है? अरे भाई हम कह रहे हैं फिर जांच होनी चाहिए, हम कह रहे हैं दुख है हमें। तो इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए, टिप्पणी मत कीजिए। मैं दोबारा डिबेट पे आ रहा हूँ। रावत साहब, रमनीक मान सिरसा साहब, एक एक करके। रमनीक मान सिरसा साहब, रमनीक मान, एक नहीं 2 महिलाओं के साथ हुआ, नेताओं ने क्या एक्शन लिया? ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है रेप का, कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने, छुपा के रखा उस रेप को। और मैं बताता हूं आपको, सुनिए, पंजाब के अंदर, दोअब्बे के अंदर, मालवे के अंदर इतनी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो परिवार बताना नहीं चाहते, आगे नहीं आना चाहते। और जब इनके पास गए, इन नेताओं ने डिनाई किया। और आप सिरसा जी की बात करते हैं, ये वो दीप सिद्धू को जमानत पे बाहर निकलवाने वाले इंसान है जिन्होंने लाल किले के ऊपर जाके दूसरा झंडा लगाया था। ये बताएंगे, ये कल को ये खड़े हो जाएंगे कृष्ण के लिए, संदीप के लिए जमानत लगाने के लिए? ये कोई तरीका थोड़ी ना है। कॉल अ स्पेड। सिरसा जी बहुत हो गया, स्पेड को स्पेड कहिए, एक कातिल को कातिल कहिए, एक देशद्रोही को देशद्रोही कहिए। क्या शर्म है इसके अंदर? राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी। देश के ऊपर बट्टा मत लगाओ, किसान के नाम के ऊपर बट्टा मत लगाओ। इन आंदोलन जीवियों को किसानों से अलग कीजिए और कहिए सरे सिरे कि ये आंदोलन जीवी हैं। राकेश बालियान, गुरनाम चलूनी, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, ये लोग सब आंदोलन जीवी हैं। किसानों को बदनाम क्यों कर रहे हो? और किसानों की बेटियों को पंजाब से, बंगाल से लाकर यहां पे दुर्व्यवहार करने के लिए, और पड़ोस के गांव के लड़के का, पड़ोस के कासर गांव के लड़के का वहां पे मर्डर हो गया। और अभी भी यार ये लोग डिनाइबिलिटी में कह रहे हैं कि जी आत्महत्या बड़ी दुखद है, मौत दुखद है। कहिए ना कत्ल हुआ है, 302 का पर्चा दर्ज हुआ है, FIR नंबर 196 है। पूछिए क्या पूछना है आपने? डिनाई क्यों करते हैं आप? साहब, आप जब सच को मानेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। आप 2 डिनाइबिलिटी में, पहली डिनाइबिलिटी के या कानून किसानों के हक में है, और दूसरी डिनाइबिलिटी कि ये लोग सब किसान है वहां पे कातिल। ऐश्वर्या जी बोलिए सिरसा साहब, पहले मानिए फिर आगे बढ़िए। सिरसा साहब बोलिए। देखिए, मुझे चाहे 10 सेकंड दे देना, नहीं 1 मिनट सिरसा साहब, क्या बात कर दी आप? मतलब सब लोग बोलते हैं, कोई किसी को नहीं काटता। हाँ बोलिए ना। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। एक तो मैं बहुत निम्रता के साथ एक विनती पहले ये करना चाहता हूँ। मैं तो किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, किसान भाइयों के जज्बे को सलाम करता हूँ। सारे देश के नेशनल चैनल खड़े हो गए उनके खिलाफ,
बड़ी कोशिशें कर ली, बहुत सारे ऐसे लोगों को लाके बिठा लिया जो उनको गालियां देते हैं, उनको आतंकवादी, उनको दे। आप बोल लीजिए, फिर आप ही बोल लीजिए, मैं उठ के चले जाता हूँ। अच्छा बोलिए, आप बोल लीजिए, मैं उठ के चले जाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बोलने का अधिकार ही नहीं है, हम एक कागज दे दिया करिए और एक कागज दे दिया करिए और बताया करिए कि ये बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे, हम एक डिटेल दे दिया करिए। हमें भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, जैसे आप लोगों को बात रखने का अधिकार है। ठीक है, आपका चैनल है, हमें बोलने तो दे दीजिए जी। बोलिए। देखिए, नेता नहीं है, हमें इस बात का दुख है, पूरे पंजाब को बदनाम करके कोशिश कर ली, हर सिख को बदनाम करने की कोशिश कर ली, हमारे निशान खालिस्तानी झंडा देने की कोशिश कर ली। अरे कुछ नहीं कर पाए तुम लोग। मैं आज कहना चाहता हूं, जैसे तोमर जी ने कहा है ना, तीनों कानून वापस नहीं होंगे, कुछ कर लीजिए। मैं भी कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे, कुछ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। और तुमने बक्कल उतारने की बात कही है, एक बार नहीं 100 बार बक्कल उतारना पड़ेगा, तो पीछे नहीं हटेंगे। तुम हमें जलील करोगे, बेइज्जत करोगे, दबाने की कोशिश करोगे। जिनके सिरों पे दस्तार ताज के रूप में सजी है ना वो डरते हैं, ना वो हिलते हैं किसी के हिलाने से। हम सब उन लड़ाइयों को रमनीक मान साहब ने भी पहनी है। पर्वतों को पार करना आता है, हम उन चोटियों को पार करना आता है। लेकिन अगर आप शर्म करो सिरसा जी, कोशिश करोगे, आप ये इस डराने की कोशिश करोगे, हमारे मजहब को, हमारे धर्म को लेकर आ रहे हो, कोशिश करके देख लिया, हम बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज को लागू करने का प्रयास। एक सेकंड चौधरी साहब बोल नहीं, रमनीक मान है, हर बार हर डिबेट पे यू प्ले विक्टिम कार्ड। आप क्यों विक्टिम कार्ड खेलते हो? सिख कभी विक्टिम हो सकता है क्या? सरदार कभी विक्टिम हो सकता है क्या? किसान कभी विक्टिम हो सकता है क्या? आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो? ये बंद करो, वो बंद करो, आप अपना तमाशा बंद करो। सुनो सिरसा जी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपके लिए, फॉर योर बेनिफिट, अपना ये तमाशा बंद करो। हर बात में आप मजहब को बतलाया करो, हर बात में आप धर्म को बतलाया करो, हर बात में दस्तार को बतलाया करो, हर बात में आप खालिस्तान के सेंटीमेंट को मत भड़काया करो। एक एक करके मान साहब उनको बोलने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। मान साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आता हूं। मान साहब एक हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये किसान की लड़ाई लड़ने के लिए मर जाएंगे, शीश नहीं झुकने देंगे, मर जाएंगे। अब सुनो, शीश नहीं झुकने देंगे। एक बात याद कह लिया ना, सुनो, कोशिश कर लो, अब सुनो, पीछे नहीं हटेंगे। कह लिया ना आपने, साहब को तो पता नहीं, लेकिन कह लिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, कानून रद्द करा के दिखाएंगे। ऐश्वर्या, मैं बोल सकता हूं क्या? बोलिए 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 मान साहब, जवाब ऐश्वर्या, मैं बोल सकता हूं? बोलिए मान साहब। ठीक है, सुनो सिरसा जी, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। ये हर बात में दस्तार लाना, हर बात में खालिस्तान का सेंटीमेंट इवोक करना, हर बात में मजहब को लेके आना, हर बात में सिक्की को लेके आना, ये बंद करो। तुम लोग ये आप डिसाइड करो, आंदोलन किसानों का है या सिखों का है, आप इस चीज को डिसाइड करो। नहीं, चुप करके सुनो, मैंने सुना आपको। ये वाहियात की बातें मत करो, ये तमाशा बंद करो, एक करके प्लीज। इस तमाशे को बंद करो आप सिरसा जी। आपको यही नहीं पता कि कौन आतंकवादी है, कौन देश के हितैषी है, आपको इस बात का नहीं पता। आपको ये नहीं पता वहां पे बलात्कार हुआ है, वहां पे कत्ल हुआ है, करने के लिए तैयार नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिखों को विक्टिम बताते हो, कैसे विक्टिम है भाई? शर्म तुम्हें सिखों को विक्टिम बता रहे हो आप, इन कानूनों का विक्टिम सिख हो गए। दस्तार का सेंटीमेंट क्यों लेके आया? आपको क्या अधिकार है? आपको किसने अधिकार दिया कि आप सिखों का प्रतिनिधित्व करो? आप अकाली दल के प्रवक्ता हो, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हो जिसके नेता पूंजीपति हैं। आपके नेताओं ने किस तरीके से प्रदेश को लूटा, किसानों को लूटा, किस तरीके से आप लोगों ने अपने व्यापार चमकाए, एविएशन, इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट। अरे क्या नहीं किया आप लोगों ने? आप पूंजीपति खुद हैं। पॉलिटिक्स आ गई। चौधरी पुष्पेंद्र, अपराजिता सारंगी आप सुन रही हैं? अपराजिता सारंगी आप सुन रही हैं? बात नहीं करोगे? मैं सुन रही हूँ। कोई अधिकार ये शांत हो। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं सरकार ने कह दिया ना, तो उन्होंने भी कह दिया ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अपराजिता सारंगी और बालेवाल जी बोलिए। अपराजिता सारंगी जी, सिरसा साहब कह रहे हैं आ रहा हूं चौधरी साहब आपके पास, सांसद महोदय को बोलने दीजिए। आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है। इतने महीने हम किसान के नेताओं के साथ खड़े रहे और मैं आप सबको बता दूं, किसानों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। और आपने देखा है किस तरह से किसानों के कल्याण के लिए एक पर एक योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से, कर कमलों से आरंभ किया जा रहा है। और हमने किस तरह का फायदा, किस तरह का लाभ दिया। आप एमएसपी की बात करें या फिर आप 140% इजाफा जो हुआ डीएपी सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में, उसकी बात करें, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, हर दिशा में हमने काम किया और करते रहेंगे। हम किसान बंधुओं के साथ हैं। लेकिन
हम असामाजिक तत्वों के साथ नहीं हैं। महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है और हत्याएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर हम एक्शन मोड में हैं। और आपने देखा है कि हमने जो प्रमुख अभियुक्त है उसे गिरफ्तार किया है। प्रीतपाल पालीवाल, आगामी दिनों में बहुत शीघ्र इस दिशा में काम होगा जो हत्या के विषय में कह रही हूँ जी। और जहां तक किसान नेताओं की बात है, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का वक्तव्य साफ है और मुझे लगता है कोरोना के तीसरी लहर का अंदेशा है और अभी दूसरी लहर भी चल रही है। प्रीतपाल पालीवाल, बताइए, कांग्रेस के नेता हैं आप, प्रवक्ता हैं, सरकार कह रही है 18 महीने तक कुछ नहीं होगा, तो क्यों आप समर्थन कर रहे हैं प्रीतपाल पालीवाल, इसका बताइए आप। कोरोना देखिए, बात ऐसी है मुझे ये नहीं पता था कि नहीं एक एक करके प्रीतपाल पालीवाल और पुष्पेंद्र, हाँ प्रीतपाल जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह, हाँ बोलिए। मुझे ऐश्वर्या ये नहीं पता था कि मैं आज तीन बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ बैठा हूँ, चाहे बीच में झूठे किसान बन के बैठे, तीनों बीजेपी के नेता। चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप झूठे किसान हैं? एक मिनट चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप झूठे किसान हैं क्या? नहीं ओ प्रीतपाल यार, गाँव सुन लेनी चाहिए यार, वो बंदा उठे बैठा है यार। मैं बैठा हूँ ये चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप झूठे किसान हैं क्या? करवा दूं सभी की, तीनों की फोटो चेक करवा दूं अभी। नहीं ओ पाजी, वोट मुझे ये झूठा बता रहे ऐश्वर्या जी। प्रोफाइल आपने राकेश टिकैत की चेक की है? हो गया या बाकी तीनों प्रीतपाल जी, ये तीनों प्रीतपाल जी, प्रोफाइल राकेश टिकैत की चेक की है? मुझे बता दो। राकेश टिकैत की चेक की है? चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप झूठे किसान है, बताइए भाई, आप तो झूठे निकले। ऐसा बीजेपी के नेता है, ऐश्वर्या जी, करो प्रीतपाल पालीवाल क्या है ये? हाँ, ये जो है ये नॉन फार्मिंग प्रीतपाल जी है, सिरसा जी है, एक और बैठे हैं बराबर रावत जी, जो अभी 5 साल बता रहे थे कौन से वार्ड में चुनाव लड़े थे। ये नॉन फार्मिंग है, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव फार्मर। और रही बात सिरसा जी की, सिरसा जी की सरकार ने पंजाब को नशे में धकेला, चौधरी वीरेंद्र सिंह युवाओं को मिसगाइड किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह, मुझे किसान बता रहे, मेरा गाँव कुतुबपुर जिला मुजफ्फरनगर, वहीं रहता हूँ, शहर में नहीं रहता। ये होटलों में रहते हैं आंदोलन के नाम पे, चंदे से खर्चा काट के इनके खाने के बिल एक बार क्या बनाए थे, 1,000 2,000 रुपए के इनके नाश्ते के बिल थे। ये हमें फर्जी किसान बताओगे, ये बताओ ना ये असली किसान है। ये गेहूं के बीज बताओ, ये गन्ने के बीज बताओ, ये जौ का बीज बताओ, ये मक्का के बीज बताओ, फर्जी किसान बता रहे। प्रीतपाल पालीवाल जी, एक बात मेरी सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए चौधरी। जब ये लाल किले में चढ़े झूठ बोल के तो इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, आते पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी। ये बलात्कार और ये मुकेश का मर्डर हुआ। प्रीतपाल वेट करिए, इतना फंसेंगे। और प्लीज फार्मर को बुलाइए, जेन्युइन फार्मर मान साहब है, एक आध को बुला लो मेरे जैसे को। लेकिन ये जो टॉप क्लास है, ये जो टॉप क्लास नॉन फार्मिंग फार्मर है, प्लीज इन्हें मत लाओ। असल किसान की बात सुनो, ये नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में रहने वाले किसान नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, एक सेकंड देखिए, सिरसा साहब और मान साहब के बीच में जो बहस हो रही थी, मैं उस पर दोबारा जाऊंगा, लेकिन एक सेकंड, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए चौधरी साहब। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बोला कि हाँ बोलिए आप। जी देखिए, वे चौधरी साहब के बातें तो जिस तरह की होती है, आरएसएस के कार्ड होल्डर मेंबर हैं और इनकी प्रोफाइल में देखा जाता है। कार्ड होल्डर मेंबर बता रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे मोहब्बत से हो क्या? शांत हो जाओ, जब बीच में बढ़ जाएगा आप शांत हो जाओ। जब मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में नहीं बोला ना, अरे आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पाकिस्तान में तो नहीं रहते, आप शांत हो जाओ, सुन लो मेरी बात। दूसरा, जो आदरणीय हमारी महोदया है, उन्होंने जो बात रखी है और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं किसानों के विरुद्ध, उनके प्रति मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर करता हूँ। किसने? और मैं इनको ये चैलेंज भी करता हूँ कि अगले चुनाव में जब आप जाएंगी, इन्हीं शब्दों को आप इस्तेमाल करेंगी। अगर ये सही है तो आपकी जमानत जब्त कर देंगे किसान, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा, ये जो कहते हैं कि असामाजिक तत्व है, ये अपराध करने आ गए, फलाना करने आ गए, भैया मैंने आज तक कोई अपराधी नहीं देखा जो ट्रैक्टर ट्रॉली 10-20 लाख की लेकर के और 400 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ बैठे और यहाँ अपराध करे। अपराध करने के लिए ट्रैक्टर लेकर चलने की कोई आवश्यकता। मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए, एक मिनट चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आपने जो शब्द चौधरी पुष्पेंद्र जी, मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए, शब्द इस्तेमाल किए। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मेरे को इतना बता दीजिए, आप ये चौधरी साहब अपनी चुनावी
चौधरी साहब देखिए 10 मिनट बचे हैं मेरे पास डिबेट में, सबसे बात करनी है। चौधरी साहब सिंपल सा सवाल है, आपकी जमानत जब्त करवा देगा चौधरी साहब। अरे जमानत जब्त करवा देना जिसकी करवानी हो, मैं कह रहा हूँ वहां बताओ आंदोलन में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ कि नहीं हुआ? आंदोलन में एक आदमी को जला दिया गया जिंदा कि नहीं? चौधरी साहब आप कह रहे हो वहां पे गुंडे नहीं है, वहां पे गलत लोग नहीं है, तो ये कौन कर रहा है चौधरी साहब? आप अपने बारे में अपने संबंध में आंदोलन से संबंधित किसी व्यक्ति को आज तक कोई भी जो है आरोप इस तरह का सिद्ध नहीं हुआ है। पहली बात क्या कह रहे हो चौधरी साहब? और जो चौधरी साहब क्या कह रहे हो? अच्छा बताओ, FIR पढ़ी आपने? FIR देखी, कंप्लेंट देखी, हरियाणा सरकार की इन्वेस्टिगेशन देखी आपने? FIR कल मैं आपके खिलाफ लिखवा दूं तो आप चौधरी साहब क्या कर रहे हो? अरे मैं आपके खिलाफ FIR कल को लिखवा दूं, आप दोषी हो जाओगे क्या? मतलब धमकी दे रहे हो आप? तो मतलब दोषी नहीं है, कोर्ट दोषी करार। चौधरी साहब धमकी मत दो, ऐसा मत करो। मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब, मैं जितनी बार आपसे बात करता हूँ ना, हर बार मैं आपको यही दिखाता हूँ चौधरी साहब कि पीछे चौधरी चरण सिंह की तस्वीर है। हाँ चौधरी साहब की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हो आप। क्या नहीं बात कर रहे हो आप? FIR हम आपके खिलाफ अभी लिखवा दे हैं, रेप की लिखवा दे हैं, तो आप दोषी करार हो जाओगे? नहीं तो ऐसे कैसे लिखवा दोगे? जेल में डाल दीजिए। नहीं तो ऐसे कैसे लिखवा दोगे? आप कहते हैं कि पुलिस पागल है, तो ऐसे कैसे लिखवा दोगे? कुछ होगा तभी तो लिखवा देना। भैया FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो नहीं तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तथ्यों के उस पे होती है। आप कह रहे हैं कि वहां पे चौधरी पुष्पेन जी, नहीं एक सेकंड अपराजिता जी, चलिए पहले अपराजिता जी एक सेकंड, रमनीक मान। चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि वहां पे कुछ नहीं हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वहां पे 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि वहां पे एक आदमी की मौत नहीं हुई, आप कहना क्या चाह रहे हैं चौधरी पुष्पेन सिंह? मुझे मैं कह रहा हूँ मौत वहाँ हुई है, लेकिन वो किस तरीके से, किस प्रकरण में, किस तरीके से हुआ, और जो महिलाओं के साथ हुआ वीडियो जारी कर दिया नहीं, और जो महिलाओं के साथ हुआ वो वीडियो खुद जारी हो चुका है, उसकी जांच होगी। हम तो कह रहे हैं जांच करो, ये तो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद के भी कहते हैं हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। रमनीक मान बताइए, जवाब दीजिए रमनीक मान, जवाब दीजिए। सिरसा जी आ रहा हूं, रुकिए, मान साहब जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ऐश्वर्या ये है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सब लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे हैं। कोई किसी को किसान बता रहा है, कोई किसी को किसान नेता बता रहा है, कोई किसी को बीजेपी का प्रवक्ता बता रहा है, कोई किसी को RSS का कार्ड होल्डर बता रहा है। मैं बताता हूं, मैं अपने 3 पुश्तों की काश्त की मैं रिकॉर्ड लाके दिखाता हूं, रेवेन्यू रिकॉर्ड लाके आपके समक्ष रखता हूं कि मैं 3 पुश्तों से काश्तकार हूं। आप बताइए कि इनमें से कौन कह सकता है सीधे तौर पे कि 3 पीढ़ियों से कास्ट में है? एक चीज है। दूसरी चीज है, ये बार बार दोहराते हैं कि प्रवक्ता है, प्रवक्ता है। आप मुझे एक वो लिस्ट दिखा दो बीजेपी की जिसमें रमनीक मान का नाम प्रवक्ता के सामने लिखा हो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तीसरी और आखिरी बात, मुद्दे पे आओ। अब ये बताओ कि यहां पे मौत की फसल तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जब एम्स के डायरेक्टर कहते हैं कि तीसरी लहर आनी है, तीसरी लहर की तैयारी करो, क्या आपको जिन किसानों की आप तथाकथित रूप से नुमाइंदगी करते हो उनकी जान और माल का हिफाजत करने की कोई जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है? साहब अगर आती है, ब्रेस फॉर दिस। सिरसा साहब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चैनल के ऊपर बात हुई थी सिरसा साहब, आपके सामने बात हुई थी, आपके सामने बात हुई थी ऐश्वर्या, आपके सामने बात हुई थी, और उस दिन राकेश बाल्यान ने कहा था कि हम वहां पे टेस्ट भी करवाएंगे। लेकिन आज का दिन और उसके दिन में 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जो लोग वहां पे संक्रमित पाए जाएंगे उनको आइसोलेट भी करेंगे। सिरसा साहब बिल्कुल मुकर गए, कभी जुबान पे नहीं खड़े होते। सिरसा साहब जवाब, अपराजिता जी आ रहा हूं, बालियान साहब आ रहा हूं, पालीवाल जी आ रहा हूं। हमारा ये प्लीज मत करो। सिरसा साहब बताइए, बात करो किसानों। सिरसा साहब बताइए, सिरसा साहब आगे भड़काओ मत। जिम्मेदारी किसकी? प्लीज मत भड़काओ। आपसे बड़े विनम्र एक जी निम्रता से विनती करना चाहता हूं, ये सारा बोझ किसानों के ऊपर क्यों डाला जा रहा? क्या किसान चुन के आए? नहीं, चुन के सरकार आई, चुन के ये मेंबर पार्लियामेंट जो हमारी बहन यहाँ पर बैठी हैं, ये लोग चुनकर आए हैं, तो जिम्मेवारी तो एक ही है। अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। रमनीक मान जी बोलने नहीं देते, ऐसी रहती है। मान साहब बोलने दीजिए, मान साहब को हटाइए। अपराजिता सारंगी और मनजिंदर सिंह सिरसा, देखिए एक एक करके। हाँ बोलिए मान साहब, आऊंगा वापस। हाँ बोलिए। देखिए मैं बहुत सभ्यचारक तरीके से बात करने में यकीन करता हूं। देखिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निम्रता से विनती है, हम सभ्यचारक तरीके से बातचीत करें। सरकार चुनकर आई है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जब ये राज के अंदर हैं, प्रजा की बात सुनना तो इनका काम है। ये उल्टा काम शुरू हो गया आजकल कि प्रजा हमारी बात सुने, हम प्रजा की बात नहीं सुनेंगे, प्रजा हमारी बात सुने। ये राज के अंदर हमने बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी है। महाराजा रंजीत सिंह जैसे हमारे इस देश के ऐसे शासक रहे हैं जिन लोगों ने दुनिया के छोटे से छोटे गरीब आदमी की बात सुनकर उसके ऊपर भी काम किया है। लेकिन आज विपरीत शासक कहते हैं हमने तुमने चुनकर भेज दिया, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। जवाब दीजिए। कानून हमने गलत बनाए हैं,
प्रदर्शन तुम नहीं करोगे। अरे अपराजिता जी जवाब दे रही है सिरसा साहब, प्लीज, समय कम है, सबके पास जाना है। हाँ। सरकार काले कानून कानून बना, मैं लोकसभा की सांसद हूं, करे मैं तो यहाँ बोलिए 3 कानून बने तो हम लोग बहुत रात तक इन तीनों कानूनों पर चर्चाएं करते रहे। इसमें विपक्षी दल भी थे और पक्ष के दल भी थे, सबने दलीलें पेश की। विचार विमर्श के बाद इन्हें कानूनी जामा पहनाया गया और अभी आप सबको ज्ञात है कि सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद अभी 18 महीने तक इसका कार्यान्वयन स्थगित किया गया है। क्या हुआ था राज्यसभा में? रावत जी बताइए क्या हुआ था राज्यसभा? हमेशा से क्या हुआ था? क्या हुआ था? सांसद बैठी है, राज्यसभा में किस तरीके से राज्यसभा में मैं कह रहा हूँ किस तरीके से चीर हरण किया गया। क्या बोल रहे हैं? जानती है कैसे आपने पास कराया? बिल्कुल आप रद्द हो जाएगा कराई गई, दोबारा आ गया तो आप जबरी दोबारा राज्यसभा में लेकर आओ। मैडम आप चुनकर आइए, एक दिन की राज्यसभा का सत्र बुलाओ और बैठाओ राज्यसभा का सत्र। आप बोलते हो चुन करके आए हो, राज्यसभा का सत्र का आयोजन करो एक दिन का। वाकिफ हूँ। देखिए आप चिंता मत करिए, आप लोग राज्यसभा, आप अपराजिता सारंगी को इलेक्शन हरा रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र जी सब हराइए, सब कीजिए, जिसको हरा सकते हैं, जो जीत सकता है। लेकिन एक सवाल था सिर्फ, चौधरी वीरेंद्र जी मेरे पास अभी समय नहीं बचा, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल था जो मैंने आप सबसे पूछा। सिरसा साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल था जिसका मैं जवाब इस बार आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद थी कि सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, मैं आपके साथ हूं, चलिए। आपने कहा कानून रद्द होने चाहिए, उस पर बात अलग करेंगे। उनकी जान की लोगों ने, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने कहा घरों के अंदर रहो, लॉकडाउन लगा, आपका आंदोलन हटा क्या? नहीं हटा। मैं कह रहा हूं नियम तो फॉलो कर लो, बस सबको वहां पे डबल वैक्सीन लगवा दो, कर लो आंदोलन खत्म। के 84 दिन तो लगेंगे ना सबको डबल वैक्सीन लगाने में, उतना समय तो दे दो सरकार को। अरे उतना समय तो दे दो कि लोगों की जान बच जाए, बस, और कुछ नहीं। आप अपना कृषि बिल पे बहस करते रहिए, लोगों की जान बचा लीजिए, लेकिन अगर ऐसे क्रिमिनल, रेपिस्ट और खूनी अगर वहां है सिरसा साहब, तो आपको भी और चौधरी पुष्पेंद्र जी आपको भी आगे आके उनको आइडेंटिफाई कराना चाहिए, उनको चिन्हित करा के पकड़वाइए। आप लोग नेता हैं, वहां पे आपकी इज्जत है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, यही उम्मीद है जनता की आपसे।